हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है रैंक ओनली स्टडीज में। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम एक लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी को लेके, जिसमें कि हमने पहले स्टार्ट किया था रेगुलेटिंग एक्ट से। अब तक पढ़ा था हमने 1909 का जो एक्ट आया था, काउंसिल एक्ट 1909, वहाँ तक हमने स्टडी किया था। अब हम आगे 1919 का जो एक्ट था उसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखेंगे कि ये एक्ट क्यों लाया गया, क्या क्या कारण थे जिसने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो ये जो सुधार था भारत में 1919 में, जो कि 1919 का जो एक्ट आया था, जिसको हम मेनली हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। ये क्यों लाया गया, इसके क्या क्या कारण थे, और 1909 से लेके 1919 के बीच क्या क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसके कारण कि 1919 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक्ट आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1919 का एक्ट आया था कि जहां पर भी आपको वर्ड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, इसका अर्थ होगा कि भारत में एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना। जिम्मेवार सरकार हम किसको बोलेंगे? वो सरकार जिसमें कि गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल होगी, वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसके प्रति जिम्मेवार हो। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उनसे क्वेश्चन पूछ सके कि आपने ये कार्य किस कैपेसिटी में किया है और आपने ये काम अच्छी तरह से नहीं किया, और उनको जिम्मेवार ठहराया जा सके। और यदि वो अपने उस काम को फुलफिल नहीं कर पाते, अच्छी तरह उसको नहीं कर पाते, तो वो सामूहिक रूप से इस्तीफा दें अपनी मिनिस्ट्री से। तो इस प्रकार की जो गवर्नमेंट है, जैसे कि हम भारत में इस समय देखते हैं कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो सरकार से निरंतर ये क्वेश्चन वगैरह पूछती रहती हैं कि आपने चाइना के मसले पे क्या किया, भारत ने क्या पॉलिसी बना रही है भारत सरकार। इसी प्रकार अब जो ये किसानों का बिल आया हुआ है, जो ऑर्डिनेंस पास किया था, जिसको अब पास कर दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, अब उसके प्रति जो विद्रोह हो रहा है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं। वो एक प्रकार से सरकार को जिम्मेवार ठहरा रही हैं कि आपने ये जो कानून पास किया है, ये कानून किसानों के हक में नहीं है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो हमें देखने को मिल रहा है किसानों के द्वारा। तो इस प्रकार के सवाल जवाब गवर्नमेंट से किए जाते हैं, उनको जिम्मेवार ठहराया जाता है। और जो प्रशासन होता है उसकी जो कमीज होती हैं, जो उसकी कमियां होती हैं, उसकी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, उसको सुधारने के लिए इस प्रकार की गवर्नमेंट स्थापित की जाती है, जिसको हम की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं। इस प्रकार की ही प्रोविजन जो ब्रिटिशर्स थे उसमें गवर्नमेंट स्थापित करने की कोशिश की गई थी। परंतु ये जो गवर्नमेंट थी, ये क्योंकि उस समय दो प्रकार की आप देखोगे कि दो प्रकार की वहां पे सरकार कार्य कर रही थी, एक सेंट्रल लेवल पे, एक और प्रोविंशियल लेवल पे। जो प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट बनी हुई थी वो अब रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था, परंतु जो सेंटर की गवर्नमेंट थी जिसमें कि वॉइस राय था, जिसको हम भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल रहे थे, उसकी काउंसिल को किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं बनाया जाता। आइए तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन और देखते हैं पहले 1919 का ये भारत सरकार का जो ये अधिनियम आया था, इसको लाने के लिए क्या कारण थे मेनली। तो पहला हम देखेंगे कि 1909 से 1909 से लेकर 1919 के दरमियान क्या क्या घटनाएं होती हैं, जिसके कारण कि ब्रिटिश सरकार को ये लगता है कि अब हमें भारतीयों को जो सुधारों की अगली किस्त है वो हमें अब देनी चाहिए। तो पहला जो कारण था, उस समय मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि 1907 में जो कांग्रेस थी वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ तो आपको एक्सट्रीमिस्ट देखने को मिलती हैं और दूसरी तरफ आपको मॉडरेट देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका मेन मकसद ये था कि भारत में अब जो भारतीयों को प्रशासन में लाने के लिए भारतीयों को डायरेक्ट कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको क्रांतिकारी घटनाओं की, उन्होंने क्रांतिकारी एक्टिविटीज का सहारा लेना पड़ेगा भारत में अपना शासन स्थापित करने के लिए। परंतु जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि भारत में जिम्मेवार सरकार स्थापित तो हो, परंतु ये सरकार संवैधानिक रूप से बने, उसको बनाने के लिए संवैधानिक ढंगों का इस्तेमाल किया जाए।
जैसे कि पिटीशन देना, रिक्वेस्ट करना, इस प्रकार की वो जो साधन थे उनका इस्तेमाल कर रहे थे। परंतु यदि हम दूसरे तरफ देखें, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्रांतिकारी एक्टिविटीज की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके थे। तो पहला जो रीजन हमें देखने को मिलता है 1919 का जो एक्ट लाया गया था, उसका यही कारण था कि उस समय रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज काफी बढ़ चुकी थी, जिस कारण की ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा भारत में अगला सुधारवादी एक्ट लाने के लिए, जिसका नाम है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों कहा गया इसे? जो मॉन्टेग्यू थे उस समय भारत में भारत के स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो कि ब्रिटेन में बैठा करते थे, राइट। और दूसरी तरफ जो चेम्सफोर्ड थे उस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिनको हम कहते हैं, उस समय वो भारत में अपॉइंटेड थे। तो इस प्रकार इन दोनों जो ये आप ऑफिशियल थे, ब्रिटिश ऑफिशियल थे, इनके नाम पे इस एक्ट का नाम लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, या इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन, और पहले करेंगे इसके रीजंस और उसके बाद देखेंगे इसके प्रोविजन, फिर देखेंगे कि इसने क्या इम्पैक्ट डाला भारत की एडमिनिस्ट्रेशन पे उस समय। तो नाम स्टार्ट करूंगा मैं इसका, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट। तो स्टार्ट करेंगे इसके क्या क्या रीजन थे पहले। तो पहला रीजन हमें देखने को मिलता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज उस समय बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी भारत में, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया था कि 1909 का जो एक्ट था उसमें ढाका के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन पे हमला होता है, डिप्टी कमिश्नर पे हमला होता है। इस प्रकार की जो घटनाएं थी उस समय भारत में होनी स्टार्ट हो जाती है भारत में, ठीक है जी। जिसके कारण ब्रिटिशर्स को अब लगता है कि भारतीयों को अब शांत करने के लिए हमें सुधार की अगली इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी, ठीक है जी। तो इसके अलावा जो दूसरा कारण हमें देखने को मिलता है वो ये कारण होता है कि होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड। भारत में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसको स्टार्ट करने वाले थे वो है थे, एक तरफ तो आपको देखेंगे मिलेंगे एनी बेसेंट और दूसरी तरफ आपको देखने मिलेंगे तिलक जी। और तिलक जी और जो एनी बेसेंट थे, इन दोनों ने अलग अलग जगहों पे होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना की। इसको स्टार्ट करने का क्या कारण था? कारण ये था कि भारत में स्वय शासन को स्थापित किया जाए, सेल्फ गवर्नमेंट आए, भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। इसके लिए इन दोनों ने होम रूल लीग की जो मूवमेंट थी इसको स्टार्ट कर दिया था भारत में। इसके अलावा जो हमें तीसरा कारण इसका देखने को मिलता है वो है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में हमें क्या देखने को मिलता है जो 1916 में होता है। इसमें मेनली क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दोनों में जो 1909 में जो एक्ट आया था जिसमें कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया गया था, उसके कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दोनों के बीच टसल स्टार्ट हो जाती है। कांग्रेस बोलती है कि आपको रिप्रेजेंटेशन धर्म के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए, परंतु जो मुस्लिम लीग थी उसका ये मानना था कि भारत में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के
के कारण ही मिल सकता है। तो इन दोनों के कारण दोनों के संबंध बिगड़ जाते हैं, और इस संबंध जो आगे फिर इसमें जो फर्दर स्टेप मिलता है, जो अगला इम्प्रूवमेंट इनके रिश्तों में देखने को मिलता है, वो मिलता है हमें 1916 के लखनऊ के पैक्ट के बीच, जिसके बीच की कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, इन दोनों के एक दूसरे की तरफ मतलब आते हैं, और दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए अपने वादे को प्रॉमिस करते हैं कि वो आगे अब फ्रीडम जो स्ट्रगल होगी भारत की, उसमें एक दूसरे का साथ देंगे और संयुक्त रूप से अंग्रेजों पे धावा बोलेंगे। तो इस लखनऊ पैक्ट के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच जो संबंध थे वो अच्छे हो जाते हैं, और जिसका कि डायरेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस पर प्रेशर पड़ता है कि अब मुस्लिम और हिंदू, जिनको हमने डिवाइड करने की कोशिश की थी 1909 के एक्ट के थ्रू, परंतु लखनऊ पैक्ट के थ्रू वो एक दूसरे के साथ क्लोज में आ जाते हैं, जिसके कारण अब उन पर प्रेशर पड़ जाता है कि आपको अब दोबारा फिर से भारत में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, नहीं तो मुस्लिम और कांग्रेस की जो एकता उस समय पनप रही थी वो ब्रिटिश के जो इंटरेस्ट थे उनको नुकसान पहुंचा सकती थी। इसके अलावा जो हमें अगला इसका रीजन देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे, इन दोनों के बीच भी सुलह हो जाती है। सुलह कैसे होती है कि जो एनी बेसेंट थे उनके ये निरंतर एफर्ट्स कर रहे थे कि जो मॉडरेट्स हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं, इन दोनों को यदि हमें आज़ादी जल्दी लानी है तो इन दोनों को इकट्ठा होना पड़ेगा, जिसके कारण की गवर्नमेंट में प्रेशर जाए। जैसे कि अंग्रेजों ने तो शुरू से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को बना के रखा था, इसी के तहत वो भारत में अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे थे, ऐसे ही नीतियां बना रहे थे। तो अब उनको भारतीयों को ये समझ आ गया था कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और मॉडरेट्स हैं, इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा यदि भारत जल्दी अपनी स्वतंत्रता चाहता है। तो एक्सट्रीमिस्ट लिखेंगे हम, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स केम क्लोज, राइट। जो एक्सट्रीमिस्ट है और मॉडरेट एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और इसके अलावा जो हमें इसका पांचवा कारण हमें देखने को मिलता है वो है वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार वन में क्या होता है कि जो भारतीय लोग थे उनको ये कहा जाता है कि वो ब्रिटिश सरकार का साथ दें और उनको आने वाले समय में हम उनको प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनको अच्छी पदवी पे लगाया जाएगा और उनको जो सेल्फ गवर्नमेंट की उनकी डिमांड है उसको फुलफिल किया जाएगा। परंतु जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, भारतीयों को अब ये आस होती है कि अब भारत में उनको एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में उनको स्थान दिया जाएगा, परंतु इसके उल्ट होता है। उल्ट क्या देखने को मिलता है, उनको रोल्ट एक्ट देखने को मिलता है। रोल्ट एक्ट एक एक्ट पास किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके सर रोल्ट एक्ट के नाम से एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके नाम पे एक एक्ट आता है रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट में यह कहा जाता है कि उस समय जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही थी भारत में, उनको कर्ब करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए रोल्ट एक्ट के नाम से एक एक्ट आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि ब्रिटिश जो प्रशासन है, पुलिस है, वो किसी भी भारतीय को शक के आधार पे कि ये व्यक्ति रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसके आधार पे उसके ऊपर मुकदमा कर सकती थी, उसको जेल में बंद कर सकती थी। इस प्रकार की जो प्रोविजन थे इस एक्ट में वो हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसके कारण ही फिर आगे जाके आप देखते हो कि भारत में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट होने के बाद फिर महात्मा गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेके आते हैं 1920 में। तो फर्दर फिर हम उसके बाद हमें 1922 में फिर ये चोरा चोरी की घटना हो जाती है। इसके बाद महात्मा गांधी जी दोबारा इसको वापस ले लेते हैं, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करी थी भारत में। तो वर्ल्ड वार वन में भारतीयों ने पूरी तन मन से ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया था
और लगभग 10 लाख जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया, उनकी ओर से वो वहां पर लड़े। और भारतीयों को अब ये उम्मीद हो गई थी कि अब भारतीयों ने इतना ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया है कि अब वो भारतीयों को प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन देंगे। परंतु होता इसका उल्टा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रोल्ट एक्ट के कारण भारत में जो स्थिति थी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। इस करके ब्रिटिश गवर्नमेंट पे भी ये निरंतर दबाव और भी बढ़ जाता है कि अब भारतीयों को फिर से शांत करने के लिए एक और एक्ट लाना पड़ेगा। तो ये कारण हमें देखने को मिलते हैं 1919 का एक्ट पास करने के लिए, राइट। पहला तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो गया, फिर होम रूल, लीग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा लखनऊ में जो पैक्ट होता है वो उसमें मुस्लिम और कांग्रेस एक दूसरे की ओर आ जाते हैं। इसके अलावा जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट थे वो भी एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। भारतीयों को प्रॉमिस किया जाता है कि आप वर्ल्ड वॉर 1 में हमें साथ दीजिए और आपको प्रशासन में हम आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे। इस प्रकार के वादे किए जाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, परंतु किसी प्रकार का भारतीयों को जो प्रशासन में आने के लिए प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल नहीं किया जाता, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष की जो फीलिंग थी वो बहुत बढ़ जाती है। और इसके कारण उनको भारतीयों को अब शांत करने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से एक अगला हमें देखने को मिलता है एक्ट, ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से। तो अब हम पढ़ेंगे इसके प्रोविजंस, क्या क्या इसके प्रोविजन थे, क्या क्या भारतीय को इससे मिला या नहीं मिला, उसके बारे में हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए तो अब स्टार्ट करते हैं 1919 के जो एक्ट आया था उसके बारे में हम जो जो उनके प्रोविजन देखने को मिलते हैं इस एक्ट में उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहला जो इसमें प्रोविजन किया गया था 1919 के एक्ट में, ये एक्ट प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। जैसे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आज प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, जैसे प्रियम्बल को शामिल किया गया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल उसी प्रकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया था 1919 में, उसमें भी प्रियम्बल को शामिल किया जाता है। परंतु प्रियम्बल में उस समय क्या क्या बातों को लिखा गया था, वो मुख्य रूप से ये बात लिखी गई थी उसमें प्रियम्बल में कि भारतीयों को धीरे धीरे से शामिल किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, और पहले जो स्वयं शासन की संस्थाएं हैं उनको स्टेट लेवल पे बनाया जाएगा। उसके बाद उसको फर्दर स्टेट लेवल, फिर उसको सेंट्रल लेवल पे एक्सटेंड किया जाएगा। इसके अलावा भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें प्रियम्बल में लिखी जाती हैं 1919 के एक्ट में। इसके बाद जो अगला पॉइंट हमें देखने को मिलता है इस एक्ट में वो होता है कि एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। आपको पता है कि उस समय एक तो सेंटर पे गवर्नमेंट काम कर रही थी और एक अलग अलग जो प्रोविंसेस थे वहां पे गवर्नमेंट की स्थापना हो चुकी थी। मेनली आप देखोगे कि उस समय जो स्टेट थी 9 स्टेट में उस समय प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम कर रही थी। जैसे आप देखोगे पंजाब, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इसके अलावा बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, इसके अलावा सेंट्रल प्रोविंस, असम। तो इन एरिया में उस समय जो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उस समय होंद में आ चुकी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें एक्सपेंड कर दिया जाता है लेजिस्लेचर को, और जो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर होता है, जो आज जो संसद बोलते हैं जिसको, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके 2 सदनी बना दिया जाता है उसको। एक तरफ तो आपको देखने को मिलता है लोकसभा और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है राज्यसभा। इसको बाइकैमरल बोलते हैं हम इस सिस्टम को। और इसमें आपको लोकसभा जहां पर हम इसको लोअर हाउस बोलते हैं, इसको लोअर हाउस बोलते हैं, और इसको हम अपर हाउस बोलते हैं। इसके टोटल 143 मेंबर्स होते हैं और उस समय इसके 60 मेंबर होते हैं। इसमें भी कुछ मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, परंतु ज्यादातर मेंबर 103 मेंबर बाय इलेक्शन आते हैं।
इसमें भी इस प्रकार के ही प्रोविजन किया जाता है। कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किए जाते हैं और ज्यादातर मेंबर बाय इलेक्शन यहाँ पे राज्यसभा में आते हैं। इसका टेन्योर मेनली हमें देखने को मिलता है 5 साल के लिए, इसका 5 साल के देखने को मिलता है और इसका हमें 3 साल के लिए देखने को मिलता है। तो यही प्रोविजन जो मौजूदा समय में भारतीय प्रणाली है, जो राजनीतिक प्रणाली है, उसमें हमें आज भी लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार का प्रोविजन इस एक्ट के माध्यम से भी किया गया था। और इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट हमें देखने को मिलता है उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट थे। एक्चुअली वहां पे क्या होता है कि 2 प्रकार की गवर्नमेंट काम कर रही थी वहां पे, एक तो सेंट्रल लेवल पे, एक प्रोविंसेस में। तो इन दोनों के बीच निरंतर टसल होता रहता था कि किन विषयों पे सेंटर की गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और किन विषयों पे प्रोविंसेस की गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। तो इस टसल को खत्म करने के लिए उन्होंने जो उनके सब्जेक्ट्स थे, जिन लॉ पे, जिन सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल लेवल बनाएगी अपना लॉ और किन विषयों पे जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो लॉ बनाएगी, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमें पहली बार सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट देखने को मिलती है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आज हमें भारतीय राजनीतिक प्रणाली में 3 प्रकार की लिस्ट देखने को मिलती है, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंस लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। बिल्कुल उसी प्रकार इस एक्ट में सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंस लिस्ट 2 लिस्ट का इसमें प्रावधान किया जाता है। और मेनली आप देखोगे कि सेंट्रल लिस्ट में वो विषयों को रखा जाता है, उन विषयों को इसमें शामिल किया जाता है जिसके लिए कि यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत होती है, जिसमें कि पूरे भारत के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत थी। उन विषयों को सेंट्रल लिस्ट में रखा जाता है, जैसे सिक्योरिटी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, रेवेन्यू हो गया, आर्मी, इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स, टेलीग्राम, पोस्ट ऑफिस, पॉलिटिकल रिलेशंस, इस प्रकार के विषयों को सेंट्रल लिस्ट में रखा जाता है। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है प्रोविंस लिस्ट। इसमें टोटल जो सेंट्रल लिस्ट होती है, इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाता है, 47 सब्जेक्ट्स को। और जो प्रोविंशियल लिस्ट है इसमें टोटल 51 विषयों को, सब्जेक्ट्स को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें एक और मजेदार चीज हमें देखने को मिलती है कि जो 51 ये सब्जेक्ट होते हैं टोटल, 51 जो सब्जेक्ट हैं टोटल, इनको भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को हम बोलेंगे ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक को दूसरे को बोलेंगे रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट उन सब्जेक्ट्स को बोला गया जहां पे कि जिसमें कि गवर्नर और जो भारत के मिनिस्टर होंगे, भारतीय मिनिस्टर होंगे, उनकी संबंध में लॉ बनाएंगे। और दूसरी तरफ इस कैटेगरी में उन सब्जेक्ट को रखा जाता है जहां पे गवर्नर और उसकी काउंसिल लॉ बनाएगी। जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा जो गवर्नर है और जो उसकी काउंसिल है वो मेनली लैंड रेवेन्यू, माइंस, इरिगेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इस प्रकार के विषय गवर्नर और उसकी काउंसिल के अंडर कर दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इस प्रकार के सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर सब्जेक्ट में इसमें शामिल कर लिया जाता है, इस कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है, राइट। तो मेनली आप देखोगे कि यहां से डीआरकी की शुरुआत हो जाती है। डीआरकी की शुरुआत हो जाती है, दोहरा शासन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि आपको प्रशासन के 2 आपको एक्सिस देखने को मिलेंगे। एक तरफ आपको गवर्नर और उसकी काउंसिल देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ आपको गवर्नर एंड भारतीय मिनिस्टर देखने को मिल रहे हैं। ये मिनिस्टर गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते थे, जो कि प्रोविंशियल असेंबली हुआ करती थी उसके मेंबर्स में से ही इनको मिनिस्टर्स अपॉइंट किया जाता था गवर्नर के द्वारा, राइट। तो इस प्रकार यहां से डीआरकी की शुरुआत हो जाती है। तो इसके अलावा जो चौथा पॉइंट हमें देखने को मिलता है इसमें कि इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, जो रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया जाता है। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें आपको याद होगा कि 1909 का जो एक्ट आया था मारिया मिंटो के नाम से, उसमें सिर्फ एक भारतीय को, एसपी सिन्हा जी को शामिल किया जाता है। परंतु इस एक्ट के द्वारा अब उसकी संख्या 3 कर दी जाती है। भारतीय जो मेंबर होंगे उनकी संख्या को 3 कर दिया जाता है। तो 6 में से 3 अब भारतीयों का होना अनिवार्य कर दिया जाता है इस एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा
जो वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। पहले भी वोटिंग राइट कम लोगों को ही मिल पा रहा था, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों ने कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन रखी हुई थी कि कुछ चुनिंदा व्यक्ति ही वोटिंग का राइट प्राप्त कर सकते थे। जैसे उनकी हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और इसके अलावा उनके पास टैक्स वगैरह, प्रॉपर्टी, इस प्रकार की उन्होंने कंडीशंस रखी हुई थी वोटिंग राइट के लिए, जिनके पास ये क्वालिफिकेशन होगी उनको वोटिंग का राइट दिया जाता था। इसके अलावा आम व्यक्ति को किसी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं था। आप कह सकते हो कि लगभग 10% लोगों को ही वोटिंग का राइट उस समय दिया गया था। इसके अलावा जो अगला पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि एक्सपेंड कर दिया जाता है इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। जैसे कि आपको 1909 का एक्ट आया था, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके लिए जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसकी शुरुआत की जाती है। परंतु इसको 1919 का जो एक्ट आया है इसमें और फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसको आगे एक्सपेंड कर दिया जाता है। तो और इसमें कौन कौन सी कैटेगरी को शामिल कर लिया जाता है, तो इसमें सिख कम्युनिटी, पारसी, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, इस प्रकार अदर जो कम्युनिटी थी उनको भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के अंडर शामिल कर दिया जाता है, राइट। इसके अलावा इसमें एक और प्रोविजन किया जाता है कि 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कर दी जाती है। 1923 में ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाती है 1926 में भारत में, जिसका मुख्य कार्य ये होगा कि भारत में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी भर्ती को कंडक्ट कराना, एग्जाम वगैरह कराने, इस प्रकार के जो कार्य थे उनको करने के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाती है 1926 में। क्योंकि आप देखोगे कि उस समय जो प्रशासन था, प्रशासन करने के लिए सिविल सर्वेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, और साथ ही साथ भारत में भी उस समय फिर एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विस का पेपर हुआ करता था वो भारत में भी कंडक्ट होना शुरू हो चुका था दिल्ली में। पहले ये मेनली लंदन में ही हुआ करता था, परंतु उसके बाद फिर ये एग्जाम भारत में भी कंडक्ट होना शुरू हो जाता है, राइट। इसके अलावा जो अगला पॉइंट हमें देखने को मिलता है, सेपरेट कर दिया जाता है बजट को। सेपरेट जो प्रोविंसेस का बजट होता है और जो सेंटर का बजट होता है, पहले क्या होता था कि जो सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव हुआ करती थी, सेंटर की एग्जीक्यूटिव हुआ करती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, वो ही जो प्रोविंसेस थे भारत के उनके लिए बजट वगैरह बनाया करती थी। परंतु पहली बार क्या होता है कि जो प्रोविंसेस होती हैं उनको राइट दे दिया जाता है कि आप खुद अपना बजट बना सकते हो, राइट। इसके अलावा अगला पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है, एक स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना करने के लिए कहा जाता है कि आने वाले 10 सालों के भीतर, 10 साल बाद भारत में एक कमीशन आएगा जो भारत में प्रोग्रेस को देखेगा कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार चल रहा है। तो उसकी तर्ज पे वो अपनी रिपोर्ट देगा, और फर्दर फिर जैसे भी भारत में एडमिनिस्ट्रेशन सुधारों की जरूरत हुई तो उनको लागू किया जाएगा। तो इसकी तर्ज पे ही 1927 में हमें साइमन कमीशन देखने को मिलता है भारत में। इसके अलावा जो अगला पॉइंट हमें देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है कि जो भारतीय लोग इंग्लैंड में रह रहे होते हैं, भारतीय स्टूडेंट होते हैं या व्यापारी होते हैं, या भारतीय लोग वहां पे रह रहे होते हैं, उनके इंटरेस्ट के जो उनको सेफगार्ड करने के लिए एक हाई कमिश्नर की स्थापना कर दी जाती है इंग्लैंड में, ताकि भारतीयों के जो हित हैं उनकी रखवाली की जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो इस प्रकार देखा कि हमने इस एक्ट में मेनली क्या क्या प्रोविजन किए जाते हैं। मेनली आपको देखने को मिलता है कि इस एक्ट के माध्यम से पहले तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर की स्थापना हो जाती है सेंट्रल लेवल पे। इसके अलावा डेयार्की जो दोहरा शासन था उसकी शुरुआत हो जाती है, और इसके अलावा जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको फर्दर डिवाइड कर आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट हमें इसमें मेनली देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है इस एक्ट के द्वारा, क्योंकि अब जो प्रोविंसेस है उनको भी बजट पे अब अपना बजट बनाने के लिए उनको अधिकार दे दिया जाता है।
इस एक्ट के जो शॉर्ट कमिंग हमें देखने को मिलती है, इस एक्ट की जो शॉर्ट कमिंग्स हमें देखने को मिलती है, क्या क्या इस एक्ट के डिफेक्ट्स थे, उसके बारे में हम अब थोड़ा सा विचार करेंगे। क्या क्या हमें डिफेक्ट्स इस एक्ट के देखने को मिलते हैं। पहला डिफेक्ट तो हमें ये देखने को मिलता है इस एक्ट के माध्यम से कि जो ये डीआर की स्टार्ट की गई थी, डीआर की जो स्टार्ट की थी, दोहरा शासन स्टार्ट किया गया था, ये एक इलॉजिकल वे से स्टार्ट किया गया। क्योंकि आप देखोगे कि जैसे आज भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और एक जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना हो रखी है, तो इस प्रकार की स्थापना उस समय नहीं थी। क्योंकि उस समय जो शासन था वो दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक तो आप कह सकते हो कि गवर्नर के अंडर, और दूसरा जो गवर्नर और भारतीय मिनिस्टर थे। तो इन दोनों के बीच भी टसल होता रहता था। वो टसल कैसे होता था, देखिए आप कि जो सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट को इस प्रकार डिवाइड किया गया था कि जो एग्रीकल्चर का विषय था, एग्रीकल्चर का विषय था उसको ट्रांसफर्ड कैटेगरी में रखा जाता है, और दूसरी तरफ जो इरिगेशन है, इरिगेशन को रिजर्व सब्जेक्ट की कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो इस प्रकार ये इरिगेशन और एग्रीकल्चर दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। और इस प्रकार अगला जो इसका डिफेक्ट हमें, और इसके एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें जैसे कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को ट्रांसफर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, और दूसरी तरफ जो माइन हो गया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको रिजर्व सब्जेक्ट में रख दिया जाता है। तो इस प्रकार जो सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और गवर्नर जनरल और भारतीय मिनिस्टर्स के बीच, वो इलॉजिकल था। इसके अलावा जो गवर्नर था, गवर्नर इस एक्ट में एक पावरफुल सेंटर के रूप में उभर के आता है। गवर्नर को ये राइट होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर बना सकता था जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो। इसके अलावा उसको ये भी राइट था कि वो किसी भी विषय पे जो बिल पास किया गया है असेंबली द्वारा, उस पे अपनी विटो की पावर है उसको यूज कर सकता था। इसके अलावा वो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट की जो कैटेगरी में जो सब्जेक्ट को रखा गया है, इनको किसी भी समय वो रिजर्व सब्जेक्ट की कैटेगरी में रख सकता था। तो इस प्रकार जो गवर्नर था, गवर्नर को एक प्रकार के आप तानाशाह बोल सकते हो कि ऑटोक्रेटिक रूलर के रूप में देखने को मिलता है इस एक्ट के माध्यम से। बिल्कुल आज यदि हम दिल्ली की एक एग्जांपल लें, जिसमें एक तरफ तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो कार्य कर रही है, और दूसरी तरफ जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कार्यरत हैं। तो जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके अंडर है, तो इसी प्रकार जो एजुकेशन है वो वहां की जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, उसके अंडर है। तो इस प्रकार जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच जो हमें टसल देखने को मिलती है, बिल्कुल उसी प्रकार की सिचुएशन हमें इस एक्ट में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अगला डिफेक्ट हमें इस एक्ट में देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जो सिविल सर्वेंट थे जिनका मुख्य कार्य था मिनिस्टर्स को उनके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में उनकी सहायता करना, परंतु जो सिविल सर्वेंट्स थे वो किसी प्रकार से भी जो मिनिस्टर थे उनकी बात को, उनका किसी प्रकार से उनके प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते थे, क्योंकि वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे और वो गवर्नर की ज्यादा सुनते थे और मिनिस्टर्स को वो इग्नोर करते थे, जिसके कारण जो सिविल सर्वेंट्स थे वो भी एक पावर का बिंदु उभर जाते हैं उस समय। इसके अलावा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो गवर्नर जनरल उसकी काउंसलर था उसके अंडर होता है, और जो काउंसलर था फाइनेंस काउंसलर और उसका सेक्रेटरी, वो ही मेन रूप से जो ग्रांट्स जारी किया करते थे और डिपार्टमेंट्स के लिए, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सभी के लिए जो फाइनेंस काउंसलर और जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो ही मतलब ग्रांट वगैरह जारी किया करते थे। तो इस प्रकार के जो भारतीय मिनिस्टर थे उनको अपने जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए जो फंड वगैरह की जरूरत पड़ती थी, वो उनको मेन रूप से जो काउंसलर थे, फाइनेंस काउंसलर, उन पे ही निर्भर रहना पड़ता है, उन पे डिपेंड रहना पड़ता है।
इसके अलावा जो अगला हमें इसमें इस एक्ट का जो डिफेक्ट्स देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल की कमी होती है। जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो कलेक्टिवली सामूहिक रूप से जो जो लेजिस्लेचर होती है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी, उसके प्रति जिम्मेवार नहीं थे, क्योंकि गवर्नर के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है। वो गवर्नर इस प्रकार से अपॉइंट करता था कि वो किसी को भी मिनिस्टर लगा देता था। मेनली तो आप देखोगे कि जिस पार्टी को जो असेंबली में, जिस पार्टी को भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती थी उसी की सरकार बनती थी। परंतु यहाँ पर बिल्कुल उल्ट था, जो गवर्नर था वो किसी को भी मिनिस्टर बना सकता था। इस प्रकार आप देखोगे कि जो मिनिस्टर थे वो अलग अलग संप्रदाय से आते हैं और उनमें जो उनके पॉलिटिकल विचार थे वो भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस कारण भी जो मिनिस्टर थे उनके बीच भी अंदरूनी जो इंटरनल टसल थी वो भी चलती रहती थी। इस प्रकार वो भी रियल रूप से जो भारतीय लोग थे उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं हमें उनको कह सकते। ठीक है जी। तो इस प्रकार जो 1919 का जो एक्ट आया था इसके हमें ये डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फिर रोल्ट एक्ट पास होता है। रोल्ट एक्ट के बाद फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है भारत में। तो फर्दर फिर 1935 में फिर हमें एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक एक्ट देखने को मिलता है। तो अब वो स्टार्ट करेंगे हम अगले लेसन में, उसके बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं हमारे अगले लेसन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।